वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हमें लूसीफर शैतान के बारे में बताया जाता है। मतलब कहा जाता है कि जब लूसीफर भगवान के खिलाफ हो गया था तो देवताओं ने मिलकर लूसीफर को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन मरने से पहले लूसीफर ने ठान लिया था कि वो सारे इंसानों को अपने जैसा शैतान बना देगा। और ऐसा कहा जाता है कि लूसीफर का बच्चा इस धरती पे भी आ चुका है, जिसे लूसीफर की पूजा करने वाले जो लोग हैं वो संभाल रहे हैं, ताकि एक दिन वो अपनी शक्तियों को जानकर दुनिया पे राज कर सके। कौन? लूसीफर का बच्चा। तो इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है दिव्या नाम की लड़की पर, जो अपनी डायरी लिख रही होती है, जिसमें वो लिखती है कि मेरे पति अजय ने एक फिल्म प्रोड्यूसर से बात की है और उम्मीद है कि वो अजय की फिल्म में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि ये अजय जो है ना, एक राइटर और डायरेक्टर दोनों है, लेकिन वो ये काफी टाइम से अच्छी कहानी लिखने के बावजूद भी कोई अजय की फिल्म में पैसा लगाने को तैयार नहीं है। कुछ प्रोड्यूसर मानते तो है, लेकिन उनका बजट बहुत ही कम होता है फिल्म में पैसा लगाने के लिए, और अजय नहीं चाहता कि उसकी पहली फिल्म इतने लो बजट की हो और वो फ्लॉप हो जाए। इसीलिए अजय आजकल काफी परेशान रहता है कि कब मिलेगा मुझे अच्छा प्रोड्यूसर, जिससे दिव्या को भी उसकी टेंशन सताती रहती है। और जब वो डायरी लिख रही है ना, तभी उसको कमरे के बाहर एक बच्ची की आत्मा नजर आती है, जिसको देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं कि ये क्या है। एकदम घबरा जाती है वो कुछ सोच समझ पाती। इससे पहले वहाँ उस बच्ची की माँ भी पहुंच जाती है, जो खुद भी आत्मा ही है। दोस्तों, दिव्या को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और ये आत्माएं मेरे घर में क्या कर रही हैं। तो वो माँ बेटी दिव्या को अपने साथ टेरेस पे लेके जाती है और दिव्या के साथ ही टेरेस से नीचे कूद जाते हैं। ओह, तभी दिव्या की आंख खुलती है दोस्तों, और वो चिल्लाते हुए नींद से जागती है, क्योंकि ये उसका बुरा सपना था। उसके चिल्लाने से अजय की भी नींद खुल जाती है, लेकिन वो उस पर उतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि जब से दिव्या प्रेग्नेंट हुई है तब से उसको ऐसे डरावने सपने आते ही रहते हैं, पर किसी को नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन दोस्तों, अजय अपने दोस्त अर्जुन के साथ न्यूज़पेपर को पढ़ रहा होता है। उसका दोस्त अर्जुन भी वैसे इसी घर में रहता है और दोनों आधा आधा किराया देते हैं। लेकिन जैसे अजय न्यूज़पेपर खोलता है तो उसके अंदर एक एनवलप होता है। अब अंदर देखने पे अजय और अर्जुन दोनों बिल्कुल हैरान दोस्तों, क्योंकि एनवलप के अंदर 2000 रुपए होते हैं और साथ ही नेता को वोट देने की रिक्वेस्ट भी लिखी होती है। यानी कि पक्का नेताजी ने पूरे इलाके के वोटर्स को 2-2 हजार रुपए में वोट खरीदने की कोशिश की है, ताकि लोग उसको वोट दे दे 2000 के बदले। अब लोग पैसे लेकर भी उसको वोट देंगे या नहीं, ये तो सिर्फ वही जानते हैं। कौन? लोग। जिसके बाद हमें उसी नेता को दिखाया जाता है, जो अपने साथियों से कहता है कि कितने रुपए बांट दिए अभी तक। तो वो लोग कहते हैं कि सर, बजट तो 60 करोड़ का बना था, अभी तक 3 बढ़ गए हैं, 15 दिन बचे वोटिंग को, तब तक बचे हुए पैसे भी बढ़ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, जीतोगे आप ही। नेता तो ये सुनकर बड़ा खुश होता है कि चलो मैं ही जीतूंगा। दूसरी तरफ दोस्तों, अजय और बाकी लोग जब एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तब प्रोड्यूसर का आता है फोन। वो अजय को कल मीटिंग के लिए बुलाता है, जहाँ अजय अपनी फिल्म की कहानी उसको बताएगा और कैसे कैसे काम आगे होगा ये भी, लेकिन तब जब उससे कहानी पसंद आएगी। अब सारे लोग खुश तो होते हैं कि चलो एक मौका मिला है कम से कम। तो उनके साथ उनका एक ड्राइवर जना भी होता है दोस्तों। तो वो जब सबके लिए कुछ ऑर्डर करने की कोशिश करता है, तो अर्जुन उसको ऑर्डर करने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि तू कुछ ऑर्डर करेगा तो फिर तू ही सारे लोगों के पैसे भरेगा। अब जना को बड़ा बुरा लग जाता है कि यार मैं कहाँ से भरूंगा सबके पैसे। और इस तरह अर्जुन और अजय के बाकी दोस्त हमेशा जना का मजाक उड़ाते रहते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिशें करते रहते हैं। जना भी इनसे परेशान रहता है दोस्तों। अब उसको दूसरी जगह काम नहीं मिल रहा था, तो मजबूरी में यहीं पे काम करना पड़ रहा था इनके साथ, लेकिन बेइज्जती भी सहनी पड़ रही थी। और फिर इतना मजाक जब वो उड़ाते हैं तो जना खुद उठकर चला जाता है। तो दिव्या भी अर्जुन को डांटते हुए कहती है कि यार ऐसा क्यों करते हो उसके साथ, लेकिन अर्जुन तो मानता ही नहीं। इसके बाद अजय एक दोस्त के साथ मीटिंग के लिए चला जाता है और घर में दिव्या, अर्जुन और उसकी पत्नी मीरा मौजूद होते हैं। तो दिव्या जब अपने कमरे में होती है दोस्तों, तभी उसको वहाँ पे एक महिला की आत्मा नजर आती है, जो अपने मरे हुए नवजात बच्चे को हाथ में लिए दिव्या से कहती है कि मेरा बच्चा मर गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। दिव्या तो डर जाती है कि ये कौन बोल रहा है, और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन हम तो देख पाते हैं कि ये भी सिर्फ उसका एक डरावना सपना ही था। वो नींद से उठकर तुरंत पानी पीने जाती है ताकि खुद को संभाल सके। इसके बाद वो फ्रेश हवा लेने के लिए जैसे खिड़की के पास आती है, तभी अचानक से खून में सने हुए हाथों के निशान खिड़की पे पड़ जाते हैं दोस्तों, मानो अभी किसी ने अपना खून भरे हाथों से खिड़की को पोंछा हो। इस चीज से दिव्या और चिल्लाने लग जाती है। अब उसकी आवाज सुनकर अर्जुन और मीरा भी भागते भागते वहां पे आ जाते हैं। उनको लगता है कि दिव्या ने दोबारा से कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन जब वो खिड़की पर देखते हैं तो वहाँ सच में खून के निशान होते हैं। इसका मतलब तो दिव्या झूठ नहीं कह रही है। वो सब यहाँ वहाँ उस आदमी को ढूंढने लग जाते हैं कि कौन है जिसने ये हरकत की। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें झाड़ियों में राजेश नाम का एक आदमी घायल अवस्था में नजर आता है। तो अर्जुन उससे कहता है कि तू है कौन रे और यहाँ पे क्या करने आया है, जिसपे राजेश लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है कि मेरी बच्ची को बचा लो, वरना वो मर जाएगी, और मेरी इस हालत की खबर पुलिस को मत देना, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद वो हिम्मत करके सारी बातें बताना शुरू करता है दोस्तों। और हम यहाँ से कुछ समय पहले के सीन पे मुड़ जाते हैं, जहाँ राजेश अपनी बेटी को स्कूल लेके जा रहा था। उसकी इकलौती बेटी थी वो, जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी बेटी की हालत खराब हो जाती है। वो तुरंत अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर इलाज के बाद राजेश
उससे कहते हैं कि हमने पहले भी तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम्हारी बेटी को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन तुमने अभी तक पैसे जमा नहीं किए। देखो 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, इसके अंदर 50 लाख का बंदोबस्त करो, तभी तुम्हारी बेटी का हार्ट ट्रांसप्लांट हो पाएगा, वरना मर जाएगी वो। ये सुनकर राजेश तुरंत उसी पैसा बांटने वाले नेता के पास जाता है, क्योंकि राजेश नेता का ही असिस्टेंट है दोस्तों, और क्योंकि उसने अपनी सैलरी से 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मांगा और ना कभी उसने धोखेबाजी की, इसीलिए उसको उम्मीद होती है कि नेता अभी उसकी मदद जरूर करेगा। तो वो अपनी बेटी का हाल उसको बताता है कि देखिए ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, पर नेता उससे कहता है कि 50 लाख। अबे तुझे पता भी है कितना होता है 50 लाख? मैं कितने वोट खरीद लूंगा 50 लाख में, पता भी है? वैसे भी ऑपरेशन की कौन सी गारंटी है कि ऑपरेशन के बाद तेरी बेटी ठीक हो जाएगी? 50 लाख से अच्छा है 5 मिनट अपनी पत्नी के साथ बिताओ और एक और बच्ची हो जाएगी। राजेश का दोस्तों दिल टूट जाता है ये बहकी बहकी बातें सुनकर कि ये नेता आखिर कितना गिरा हुआ इंसान है। मेरी वफादारी का इसने कोई सिला नहीं दिया, मतलब 50-60 करोड़ रुपए वोटर को बांटने के लिए तैयार है, लेकिन किसी की मदद करने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों अब जो भी ये 50-60 करोड़ रुपए बांटने का ये प्लान था ना, उनकी काउंटिंग करना, कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ भिजवाने हैं, सभी राजेश के ऊपर था। तो इसीलिए वो नेता के सामने तो कुछ नहीं कहता, और रात को ही 57 यानी 57 करोड़ से भरा ट्रक एक खाली जगह लेके जाता है और पूरे के पूरे पैसे नेता की नजरों से गायब हो जाते हैं। तो जैसे इसकी खबर नेता को लगती है, वो समझ आता है कि पक्का राजेश के अलावा ये किसी ने किया ही नहीं होगा। तो इसीलिए वो अपने गुंडों से राजेश और उसके परिवार को मारने के लिए भेज देता है। इधर राजेश बेचारा अपनी पत्नी के साथ घर से भागने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पे गुंडे पहुंच जाते हैं, जो पहले तो राजेश की पत्नी को पकड़ते हैं। तो राजेश उनसे विनती करता है कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं 50 लाख लेकर सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन वो नहीं सुनते दोस्तों। तो तब राजेश की पत्नी उससे कहती है मेरी चिंता मत करो और यहाँ से भाग जाओ, ये पैसे लौटाने के बाद भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ना ही मुझे, इसलिए जाओ और हमारी बच्ची को बचा लो। सुनकर तो वो गुंडे सीधे उसकी पत्नी का गला काट कर मार डालते हैं दोस्तों उसको। बेचारा राजेश एकदम टूट जाता है। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसे कुछ हो गया तो फिर बेटी नहीं बचेगी। वो सीधे डॉक्टर को फोन करके कहता है आप जल्दी से दूसरे हॉस्पिटल चले जाओ और वहां जाकर मेरी बेटी का इलाज करो, कल तक आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। और राजेश ने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि अगर राजेश डॉक्टर और अपनी बेटी को हॉस्पिटल से नहीं भगवाता तो उसके बाद उन दोनों को भी ये गुंडे मार देते। तभी वो गुंडे राजेश को घेर कर उसको मारने की कोशिश करते हैं, जख्मों से छलनी कर देते हैं उसको, लेकिन तब भी दोस्तों वो हिम्मत नहीं हारता और उनसे बच बच कर वहां से निकलता है। तो भागकर वो सीधे अजय वाले घर में पहुंच जाता है। उसके बाद क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। और अब राजेश अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए कहता है और कमजोर आवाज में बोलता है, देखो पहाड़ी के पास एक पुरानी फैक्ट्री है, उसी में मैंने 57 करोड़ रुपए छुपा के रखे हुए हैं, तुम वहां जाकर सारे पैसे ले लेना, लेकिन बस कल तक तुम्हें 50 लाख डॉक्टर को देने होंगे ताकि वो मेरी बेटी को बचा ले। मेरी पत्नी तो मर गई, मैं भी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ, लेकिन इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस हमारी बच्ची को बचा लो। इतना कहते कहते बेचारा राजेश वहीं पे अपना दम तोड़ देता है दोस्तों। अब ये जानकर दिव्या और मीरा कहते हैं कि हमें तुरंत पुलिस को बताना चाहिए वरना हम फंस जाएंगे, लेकिन अर्जुन कहता है कि सुना नहीं क्या राजेश ने क्या कहा, पुलिस को बताया तो वो सारे पैसे नेता को दे देगी और राजेश और उसकी पत्नी का बलिदान बर्बाद हो जाएगा। हम इसकी बेटी की मदद जरूर करेंगे और मदद के बदले हमें 57 करोड़ भी तो मिल रहे हैं, और जब इतने पैसे मिल रहे हैं तो अजय बिना प्रोड्यूसर के खुद के ही अपनी मूवी प्रोड्यूस कर सकता है और मैं भी तो अपना नया बिजनेस चालू कर सकता हूँ, ऐसा मौका बार बार थोड़ी आता है। तो दिव्या और मीरा भी तैयार हो जाते हैं। वो तीनों मिलकर राजेश की लाश को पहले गार्डन में दफना देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। तो दिव्या अजय को भी फोन करके इन सब के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो शुरुआत में फोन कट कर रहा होता है क्योंकि वो प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म की कहानी बता रहा था। लेकिन ये प्रोड्यूसर भी दोस्तों सिर्फ 2 करोड़ के बजट देने को तैयार था, जबकि अजय के हिसाब से कम 5 करोड़ तो लगेगा। इसलिए अजय निकल जाता है वहां से और दिव्या को फोन करके कहता है कितनी बार फोन करोगी, जब मैं काम कर रहा था कुछ। तो दिव्या उसको सारी बात बताती है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट हो जाता है दोस्तों। इन दोनों का कॉल नेटवर्क ग्लिच की वजह से किसी तीसरे बंदे को भी लग जाता है। वो फोन उठाकर हेलो हेलो कहता है, पर दिव्या और अजय उसकी बात नहीं सुन पाते, लेकिन वो इन दोनों की बातें बड़ी बराबर सुन पा रहा होता है। अब इससे होता ये कि उसे भी 57 करोड़ कहाँ छुपे हुए हैं ये बात पता चल जाती है। इसलिए वो जहाँ पे काम करता था वहाँ जाकर वो अपने बॉस को इसके बारे में बता देता है। ये जानकर बॉस भी पैसों के सपने में बिल्कुल डूब जाता है और वो ठान लेता है कि 57 करोड़ तो अब मेरे ही होंगे। इसीलिए वो तुरंत उस बंदे के साथ फैक्ट्री में निकल जाता है। तो वहीं अर्जुन और बाकी जना को भी बुला लेते हैं ताकि वो सब मिलकर पैसे ढूंढने जा सके, क्योंकि फैक्ट्री काफी बड़ी है और सुबह तक पैसे ढूंढकर डॉक्टर को भी तो देने हैं। उन्होंने जना को भी बराबर का हिस्सा देने के लिए बात कर दी होती है, जिसपे वो भी मान जाता है और फिर ये सारे लोग उसी फैक्ट्री के लिए निकल पड़ते हैं दोस्तों। पर पता है रास्ते में दिव्या को एक और डरावना सपना आता है जहाँ वो खुद को नरक में पाती है। हाँ, नरक में, और उसके सामने कई सारे लोग मिलकर लूसीफर की पूजा कर रहे होते हैं, जिस सपने से आज वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और अब उनके फैक्ट्री के पास आते ही वो बॉस और उसका चेला इनको आते हुए देखकर छुप जाते हैं पहले, ताकि इनकी नजरों में वो लोग आए ना। बॉस के पास एक कैमरा भी होता है दोस्तों, तो वो फैसला करता है कि इन सारे लोगों को पैसे लेते हुए मैं रिकॉर्ड करूंगा और अगर उन्हें पैसे मिल जाते हैं
तो उन लोगों को वीडियो दिखाकर धमकाते हुए उनसे पैसे मांग लूंगा ताकि सारे पैसे मेरे हो जाए। चेला भी खुश कि क्या दिमाग लगाया बॉस आपने। और फिर अजय और बाकी सारे लोग फैक्ट्री की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं ताकि उनके हाथ वो पैसे लग जाए। अब इतने लोगों की तलाशी लेने के बावजूद भी पैसों का नामो निशान नहीं मिलता। तभी अजय के दोस्त को जमीन पर बने कुछ सिंबल्स दिखते हैं। उनको देखकर वह हैरान। वैसे उन सिंबल में लैटिन भाषा में कुछ लिखा होता है। किस्मत से अजय को लैटिन आती थी तो वो उसको पढ़कर समझने की कोशिश करता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। और जैसे उसको समझ आता है ना, उसके होश उड़ जाते हैं दोस्तों। वो बताता है ये एक रिचुअल है जिसकी मदद से लूसीफर को बुलाया जाता है। फैक्ट्री के बंद होने का फायदा उठाकर लोग यहाँ रिचुअल करते होंगे और मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बच निकलना होगा कैसे भी करके। ये सुनकर बाकी लोग भी घबरा जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। और कुछ देर के बाद दोस्तों मीरा जब यहाँ वहाँ पैसे ढूंढ रही होती है तभी उसके सामने से जना को कोई अदृश्य चीज घसीट कर अपने साथ लेके जाती है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। वो बाकियों को भी इसके बारे में बताती है तो सारे लोग जना को ढूंढने में लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो उन्हें मिलता है तो अफसोस मर चुका होता है, उसकी जान जा चुकी थी। और किसी को समझ नहीं आता कि हमारे अलावा यहाँ पे कौन है जो मार रहा है ऐसे लोगों को। तभी वापस से वो अदृश्य चीज मीरा को धक्का मारकर गिरा देती है। ये लोग कंफ्यूज तो थे कि ये सब हो क्या रहा है। तभी दोस्तों वहाँ पे एक और मुसीबत आ जाती है। एक काला कुत्ता जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा होता है वो भौंकते हुए उन सभी के पीछे पड़ जाता है, मतलब जान लेने के लिए। और वो लोग भी अपनी जान बचाते बचाते यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो कुत्ता तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। दौड़ा दौड़ा कर उन सभी को पूरी फैक्ट्री का फ्री में टूर करवा देता है। लेकिन आखिरकार वो लोग उसको एक कमरे में बंद करने में हो जाते हैं कामयाब। अजय कहता है कि देखो ये जगह सही नहीं है, हम कुछ देर बस और पैसे ढूंढेंगे, मिल गए तो ठीक है, नहीं तो निकल जाएंगे यहाँ से, वरना जना की तरह हमारी भी जान जाएगी। तभी दिव्या को वापस वो आत्माएं दिखाई देने लग जाती हैं जो उसको सपने में आया करती थी। उन्हें देखकर वो एकदम घबरा जाती है कि ये तो सच हो रहा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और तभी अजय का एक दोस्त भी दोस्तों वो भी अचानक कहीं गायब हो जाता है। वो सभी फिर उसे ढूंढने में लग जाते हैं और काफी ढूंढने के बाद वो मिलता तो है लेकिन जना की तरह वो भी मर चुका था। किसी ने बड़ी बेरहमी से उसको मार के हुक से लटका दिया था। अब अपने दोस्त की लाश को देखकर तो ये डरे हुए थे ही कि तभी ऊपर से उस बॉस की भी लाश गिरती है। हाँ, जो उन्हें कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। उसको देखकर सभी हैरान कि ये आदमी कौन है और आखिर ये फैक्ट्री में इस समय कर क्या रहा है। फिर ये लोग मिलकर उस बॉस की लाश को किनारे करने की कोशिश करते हैं लेकिन मुसीबत का सिलसिला खत्म नहीं होता। उन्हें अचानक में मीरा के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे वो लोग भागे भागे मीरा के पास आते हैं, अफसोस दोस्तों उसकी भी जान जा चुकी थी। मीरा भी मारी गई। लेकिन शॉकिंग बात बताऊं दोस्तों, मीरा को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जना ही होता है। जी हाँ दोस्तों, वही जना जो मर चुका था। यानी कि वो सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था और हो ना हो बाकी जितने भी लोगों की जान गई उन्हें भी जना ने मारा हो। लेकिन अब वो तो हमें आगे पता चलेगा सच क्या है। इसके बाद जना उस बॉस के चेले को भी बंदी बना लेता है क्योंकि उसने देख लिया था कि ये चेला और बॉस काफी समय से बाकियों पे नजर रखकर उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बस वो ये देखना चाह रहा है कि कहीं उनकी रिकॉर्डिंग में जना तो कैद नहीं हो गया। इसीलिए उसने पहले बॉस को मारा और अब अगला नंबर उस चेले का है। इधर अजय कहता है कि देखो अभी तक 3 लोग मरे हैं, तीनों की लाश को एक साथ इकट्ठा करके उनको चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लूसीफर की पूजा करने वालों ने उन्हें मार दिया हो। ऐसा होगा तो वो कुछ सिंबल्स वगैरह बनाकर रखेंगे लाशों पर। इसीलिए वो उन लाशों को इकट्ठा करने में लग जाते हैं और लाशों को देखने की जिम्मेदारी दिव्या की होती है। पर तभी उसको दोबारा से वो आत्माएं दिखाई देना शुरू हो जाती है। डर के मारे वो अपनी आंखें बंद कर लेती है दोस्तों। पर जब उसकी आंखें खुलती है ना, वहां से लाशें गायब हो चुकी थी। अजय और अर्जुन दोनों टेंशन में कि ये लाश कौन लेकर गया। अब वो कहता है कि देख भाई, ये जो भी कर रहा है ना, हमसे 2 कदम आगे है वो। हो सकता है ये किसी आत्मा का काम हो जो हमें मारना चाहती है, इसलिए पैसे भूलो ही निकलो यहाँ से। वो अर्जुन को भी यहाँ से जाने के लिए मनाता है तो वो मान जाता है और फिर बचे हुए 3 लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से दूर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ी दूर आते ही अर्जुन को याद आता है कि जब वो उस बॉस की लाश उठा रहा था तभी वहाँ पर उसने एक जलती हुई सिगरेट को देखा था जिसे उसी टाइम किसी ने पीकर फेंका होगा। उस टाइम वो सिगरेट हल्की हल्की जल रही थी। उसी के साथ साथ जना के मरने के बाद भी जहाँ जहाँ पर ऐसा कुछ अजीब होता या किसी की जान जाती वहाँ पर भी सेम वही सिगरेट की स्मेल आती। और ऐसी सिगरेट तो हमेशा जना पिया करता था। अब अगर ये काम किसी आत्मा का होता तो वो आत्मा तो सिगरेट नहीं पिएगी। अर्जुन कहता है कि मुझे सब समझ में आ गया, जना हमारे साथ खेल खेल रहा है, उसी ने सभी को मारा, वो मरा नहीं है। मैं जा रहा हूँ उसको मारने के लिए, अब मीरा की मौत का बदला लेने के लिए। तो अजय उसे रोकने की कोशिश करता है कि भाई मत कर, लेकिन वो नहीं मानता और दोबारा फैक्ट्री में आकर वो जना को ढूंढने में लग जाता है। लेकिन तभी कोई उस पे हमला कर देता है और मौके पे उसकी मौत। अजय सदमे में जा चुका था कि मना किया था ना, फिर क्यों आया वापस। और तभी वहाँ पे जना अपने एक और दोस्त के साथ आता है दोस्तों। उसको देखकर तो अजय का शक यकीन में बदल जाता है कि अर्जुन सही कह रहा था,
इसी ने सभी को मारा। वो जना से कहता है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? हमने तुम्हें भी तो बराबर का हिस्सा देने की बात की थी, फिर तुमने धोखा क्यों दिया हमें? तो जना कहता है भरोसा, और वो भी तुम लोगों पर। अरे मुझे पता है जो पैसे मिलते हैं वो चंद पैसे देकर तुम मुझे साइड कर देते। तुम लोगों की हरकत अच्छे से जानता हूँ मैं हमेशा, इसलिए मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर यह प्लान बनाया ताकि तुम सबको मारकर सारे पैसे खुद हासिल कर लो। दिव्या को आत्माओं के सपने आते थे, बस इसी का मैंने फायदा उठाया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि ये काम आत्मा कर रही है। तुम लोगों को यकीन भी हो गया, इसीलिए तो अपनी जान बचाकर भाग गए थे। लेकिन अब जब सच्चाई पता चल ही गई है तो ये लुका छुपी का खेल खत्म करते हैं। इतना कहकर जना अपने दोस्त के साथ अजय को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन अजय अपनी हिम्मत और बहादुरी दिखाते हुए सबसे पहले जना के दोस्त को मारता है। उसके बाद जना की भी हालत खराब कर देता है वो। तो वहीं जहाँ दिव्या खड़ी थी दोस्तों, उसको दोबारा से वो बच्ची की आत्मा नजर आती है, और जैसे ही वो आत्मा दिव्या के पेट पे हाथ रखती है, दिव्या का मिसकैरेज हो जाता है। ये देखकर अजय जल्दी से दिव्या के पास आकर उसको संभालता है पहले, और तब तक वही वो काला कुत्ता दोस्तों जना को बुरी तरह से काट कर खा जाता है। अब अजय दिव्या को हॉस्पिटल लेके जाने वाला था कि तभी वो कुत्ता इशारा करते हुए अजय को अपने साथ चलने के लिए कहता है, और जब अजय कुत्ते का पीछा करता है ना, तो वो कुत्ता उसको एक छोटे से गड्ढे के पास लेकर आ जाता है जिसके अंदर पूरे 57 करोड़ रुपए थे। अजय हैरान, वो दिव्या और पैसों को लेकर अगली ही सुबह हॉस्पिटल जाता है और सबसे पहले राजेश की बेटी का ऑपरेशन के लिए 50 लाख डॉक्टर के हवाले कर देता है। इससे राजेश की बेटी का ऑपरेशन तो हो जाता है, वो ठीक भी हो जाती है, पर दिव्या का तो मिसकैरेज हो चुका था और राजेश की बेटी का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। इसीलिए अजय और दिव्या फैसला करते हैं कि वो राजेश की बेटी को अडॉप्ट करेंगे। वो बच्ची भी दिव्या के साथ रहकर काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद वो तीनों एक साथ हॉस्पिटल से घर की ओर निकल आते हैं, पर उनके जाने के बाद डॉक्टर की नजर राजेश की बेटी की रिपोर्ट पर पड़ती है, जहाँ उसको दोस्तों एक दिमाग हिला देने वाली चीज पता चलती है कि उस बच्ची के स्कल में एक सिंबल बना है, वो भी लूसीफर का। यानी कि दोस्तों लूसीफर का बच्चा जो इस दुनिया में आया है वो कोई और नहीं बल्कि राजेश की ही बेटी है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि वो बच्ची ही दिव्या को अजीब अजीब सपने दिखाया करती थी, क्योंकि लूसीफर ने खुद चुना था दिव्या को कि उसकी बेटी को संभालने के लिए दिव्या ही होगी, और इसके लिए उसने बेचारी दिव्या का मिसकैरेज तक करवा दिया और इलाज के लिए वो पैसे भी कुत्ते के जरिए ढूंढ कर दे दिए। इसका मतलब जब लूसीफर की बेटी बड़ी होगी और अपनी शक्तियों को समझेगी तो उसे पता चलेगा कि वो क्या क्या कर सकती है। ये जानकर जब वो डॉक्टर अजय को इसके बारे में बताने की कोशिशें करता है, लूसीफर की शैतानी शक्तियों की वजह से उस डॉक्टर के ऊपर एक कांच का टुकड़ा गिरता है और उसका धड़ अलग, जो सर सीधे अजय की गाड़ी पे आके गिर जाता है। ये देखकर सभी एकदम घबरा जाते हैं। एक वही डॉक्टर था जो ये जानता था कि बच्ची कोई और नहीं लूसीफर की बेटी है, पर उसका भी मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों हमें लूसीफर की बेटी को दिखाया जाता है और इसी डरावनी सी मुस्कुराहट के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।